गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम अपना अध्याय पहला क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि क्या कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो कुछ समय पहले की जानकारी तो हमें रेडियो और किसी व्यक्ति की को अगर याद है उससे मिल सकती है, लेकिन बहुत समय पहले जानने के लिए हमें कैसे पता लगा सकते हैं, ये देखना है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इतिहास के द्वारा सब चीज़ों का पता लग सकता है कि कैसे उस समय पशुपालक थे, कैसे कृषक थे, किस तरह से खेती की जा सकती थी। ये सब हम इतिहास के द्वारा जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? अब आपको देखना है कि लोग रहते कहाँ थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब आपको दूसरे पेज में एक मानचित्र दिया गया है जिसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। तो इस नदी के कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, इस नदी के आसपास रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। तो यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, आसपास के जंगल में जो जो भी चीज़ें होती थी उसकी संपदा के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो वो लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो इन सब चीज़ों का वो संग्रह करते थे और अपने भोजन की पूर्ति वो किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। आखेट अर्थात शिकार। तो वो जानवरों का क्या किया करते थे, शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर जो यहाँ पर दी गई हैं, इन पहाड़ियों का पता लगाने के लिए मानचित्र में कहा गया है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया। तो इसी स्थान में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को पैदा किया गया। उन्होंने ओके उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, पशुपालन भी शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में पहाड़ियों का पता लगाओ। अब यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं उत्तर पूर्व की ओर। ओके, और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ ये दी गई हैं। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। कौन सी फसल उपजाई गई? चावल। उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर के स्थान थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब आपको किसके, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, इनका पता लगाना है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है। जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उनको क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुआ था, कुछ नगर जो थे वो आगे बढ़े।
गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के, गंगा नदी की सहायक नदियां यहाँ पर दी हैं, देखिए सोन, यमुना, चंबल। तो इनके किनारे और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व ही हो गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां नदी सोन का पता लगाओ। आपको जैसा कि मैंने दिखाया था, सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। तो इसके दक्षिण का क्षेत्र जो था मगध नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इनके जहाँ गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में जो मगध राजा था, वहाँ का जो शासक था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। अब जो जितने भी लोग आए, उन्होंने क्या की, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। उपमहाद्वीप क्या होता है? छोटे छोटे देश जो होते हैं वो मिलकर एक बड़े से भूखंड का निर्माण करते हैं, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो वो जो लोग थे उस समय, वो उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कितने भी कष्ट आए वो यात्रा करते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी और वो फिर भी यात्रा करते थे। अब कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह जो सेनाएं थी वो विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे और गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तो कुछ लोग तो कुछ सेनाएं आगे बढ़ा करती थी एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करके दूसरे में। कुछ व्यापारी लोग जहाज़ों के माध्यम से और काफिले से एक मूल्यवान वस्तु इधर से उधर ले जाते थे। धार्मिक गुरु भी जो थे वो यात्राएं करते थे। और कुछ लोग जो थे वो रोचक स्थानों को खोजने में, कि उनको क्या होती थी, उत्सुकता होती थी, इसलिए भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो जब लोग यात्राएं करते थे तब क्या होता था, जगह जगह के लोगों के विचारों के बारे में जानने का उनको अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब पहले तो इसलिए यात्राएं करते थे कि उनको भोजन की वजह से और अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेके एक दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए, उत्सुकतावश भी, ठीक है, रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी करते थे। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो एक मानचित्र एक को आपको देखना है, जिसमें क्या है, पहाड़ियाँ, जो ये नदियाँ हैं, ओके, और ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो ये हिमालय हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, चाहे उनको, मतलब लोगों को कठिनाई आती थी, लेकिन तब भी वो लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर के भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोग भी आके यहाँ बसे थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। तो जब लोग इस तरह से आए तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा थी वो और भी क्या हो गई, और समृद्ध हो गई, क्योंकि हमें और लोगों के बारे में जानने का अवसर मिला। कई सौ वर्ष
कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो कई सालों से पहले, कई सौ सालों पहले भी लोग क्या करते थे, जो लोग बाहर से आते थे उनके द्वारा जो संगीत रचने के तरीके, पत्थरों को तराशने के, भोजन के नए तरीके बताए जाते थे, उनको लोग अपनाते थे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या बोला उन्होंने, हिंदोस और इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। तो जो ईरानी लोग आए भारत में, उन्होंने सिंध नदी के पूर्वी भाग को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए के एक समूह के लिए किया जाता था। और भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, ठीक है, उनके समूहों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, और इन्हीं समूहों का उल्लेख किस में मिलता है हमें, ऋग्वेद में। भारत का जो बहुत प्रारंभिक कृति है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, उसमें भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में जो भारत शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होने लगा, देश के लिए होने लगा। पहले किसके लिए होता था, एक समूह के लिए होता था, जो कि उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उस समूह के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतीत के बारे में कैसे जानें। अब यहाँ पर दिया गया कि कैसे हम इतिहास के अतीत के बारे में जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इस इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो इतिहास में पुस्तकें लिखी गई, उनको ढूंढ और पढ़ के हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से, निकला है। तो अंग्रेजी में लैटिन जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, वो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। तो ये किस में लिखी मिलती हैं, ये पांडुलिपियां एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल में इनको लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब कुछ पांडुलिपियां तो नष्ट कर दी गई और कुछ को कीड़ों ने खा दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। अभी भी क्या है, कुछ पांडुलिपियां हैं जो कि मंदिरों और विहारों में मिल जाती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इन पांडुलिपियों में हमें क्या मिलता है, धार्मिक मान्यता और उस समय के कैसे व्यवहार थे, राजाओं का जीवन, औषधि विज्ञान, इनके बारे में पता चलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का। ओके, सो वी हैव, अब हमने क्या कर लिया, आज इतना जो हमारा पाठ है उसको हमने देखा। इसका हम घर में बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार इस पाठ का रिवीजन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट टर्न में कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।